नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आज सुबह से ही जिस तरह से गतिविधियां सामने आई हैं, उसके बाद अलर्ट की स्थिति में सीमा से सटे हुए तमाम शहरों में को रखा गया है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया गया कि एक पायलट उनके कब्जे में है, उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि हां, हमारा एक पायलट मिसिंग है। उसके बारे में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को भी तलब किया जाता है, तमाम जानकारी साझा की जाती है और लापता पायलट के बारे में भी स्थिति जानने की कोशिश की जाती है। और इन तमाम चीजों के बीच 21 विपक्षी दलों की भी बैठक होती है और विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे पर अब एक साथ खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही कांग्रेस की तरफ से तमाम अपनी राजनीतिक गतिविधियों को भी रोक दिया गया। इन तमाम हालात पर और जो कुछ स्थिति बन रही है उसमें क्या आगे की रणनीति हो सकती है और किस तरह से आगे की स्थिति पर भारतीय सेना काम कर सकती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो खास पैनल के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अनिल गौतम जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, तो साथ ही पूजा सूरी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहीं विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मेजर आनंद सावरिया हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही कर्नल एस.के. चहल हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। इन तमाम खास मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सीमा में आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई हुई और उसके बाद किस तरह की स्थिति बनी और ऐसे में अरुण जेटली का बयान क्या कुछ मायने रखता है। मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, हिंदुस्तान। आंसुओं और आक्रोश की कहानी, एयरफोर्स ने दिखाई जवानी, दिया मुंह तोड़ जवाब, बंद करो करतूत कायरानी। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों ने करतूत दिखाई, उसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने करतब दिखाया और जैश के आतंकियों को मार गिराया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर 26 फरवरी की सुबह बालाकोट में जैश मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त किया, तो तिलमिलाए पाकिस्तान ने भी अब अपनी तरफ से जवाबी हमले करने शुरू कर दिए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुधवार को पाकिस्तान के जेट्स इंडियन एयर स्पेस में घुसे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में इनका सामना इंडियन एयरफोर्स की पेट्रोलिंग टीम से हुआ तो वापस लौट गए। जाते जाते वो एक बम गिरा गए, इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। नौशेरा सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास राजौरी में पड़ता है। दूसरी तरफ श्रीनगर, जम्मू, लेह, पठानकोट एयरपोर्ट से भी सभी कॉमर्शियल फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। पाकिस्तान ने भी तत्काल प्रभाव से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और इस्लामाबाद से सभी उड़ानें रद्द कर दी। पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान के F-16 विमान भारतीय सीमा में घुसे थे। वहीं कश्मीर के बड़गाम में सुबह इंडिया का एक Mi-17 विमान क्रैश हो गया। सुबह 10:40 पर यह दुर्घटना हुई और इसमें दोनों पायलटों के शहीद होने की खबर है। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जब से भारत ने कार्रवाई की, तब से सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान अपने नापाक इरादे दिखाकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही नजर आ रहा है। जैश के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने अब एलओसी और भारत पाक सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। 26-27 फरवरी की रात एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। आतंक के वार के बाद भारतीय सेना का पलटवार, भारतीयों की हुंकार, बंद करो आतंक का व्यापार, नहीं तो तबाह हो जाएगा तुम्हारा बाजार। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव से दिल्ली में आपात बैठकों का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश सचिव, रक्षा सचिव और खुफिया विभागों के प्रमुखों की बैठक चली। इस बैठक में पाकिस्तान को करारा जवाब देने की रणनीति तय की गई।
दोनों मुल्कों के तनाव के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज के हालात में सब कुछ मुमकिन है। जब अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो कुछ भी संभव है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश हमारे साथ खड़ा है उससे जाहिर है कि ऐसे हालात में सब कुछ मुमकिन है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हालात बहुत जल्द बदल रहे हैं। याद दिला दूं, अमेरिकी सेना ने एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल था, लेकिन हम जानते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। जेटली के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत भी पाकिस्तान में घुसकर बड़े स्तर पर जैश के आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत और पाक के बीच जिस तरह के माहौल बन रहे हैं उससे एक बात तो साफ है, पाकिस्तान शांति का पक्षधर नहीं है। अगर होता तो ऐसी करतूत ना दिखाता। पाक के नापाक इरादों को सेना लगातार नाकामयाब कर रही है। भारत सरकार ये कह रही है हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है। पुलवामा में जो हुआ उसका बदला पूरा देश मांग रहा था और साफ लहजों में देश के पीएम ने भी कह दिया था कि सेना अपने आप से करे काम, इन आतंकियों को दे पैगाम कि आतंक फैलाओगे तो यही होगा अंजाम। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़, मैं आपके पास सबसे पहले आऊं, क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज गतिविधि रही सुबह से और अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, विदेश मंत्रालय विदेश सचिव की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तमाम स्थिति के बीच अब किस तरफ ये पूरी सिचुएशन जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, हमारी जैसे भारत की ये नीति है कि हम पहल नहीं करते किसी कहीं पे भी। हमारी ये नीति है कि हम लड़ाई की पहल नहीं करेंगे। और अब जहां तक ये अब की बात है, अब परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि यदि पाकिस्तान पहल करता है तो पहल पाकिस्तान करेगा और उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा, इस पूरी लड़ाई का ऐसा अंजाम दिया जाएगा, इसको खत्म भारत करेगा। अब मैं ये बता दूं आपको जी, अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान डिसाइड करेगा। ये लड़ाई यदि बढ़ती है और पाकिस्तान शुरुआत करता है तो पाकिस्तान ये लड़ाई 2 दिन से ज्यादा नहीं झेल सकता। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इसे झेल ले। मोबिलाइजेशन ही उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। लड़ाई लड़ना तो उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज है। वो बिल्कुल तबाह, अपने आप में तबाह हो जाएगा। यदि ये लड़ाई 2 दिन से ज्यादा चलनी है जी, तो इसका मतलब यह है चाइना उसकी मदद करेगा। अदरवाइज पाकिस्तान अपने आप में, भारत इतना सक्षम है कि पाकिस्तान का नक्शा इस पूरे विश्व से मिट जाएगा यदि पाकिस्तान ने अब इससे आगे बढ़ करके, जैसे इन्होंने आज शुरुआत की सुबह जो है अपने फाइटर्स अटैक करने की, यदि इस तरह की उन्होंने हिम्मत दिखाई तो मैं बता दूं कि अगले 2 दिन में, यदि बाकी उनको कहीं से मदद नहीं मिली, अगले 2 दिन में जिस दिन वो शुरुआत करेगा, 2 दिन के अंदर पाकिस्तान का नक्शा पूरे विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान की आम जनता तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान सैनिक, पाकिस्तान देश बर्बाद हो जाएगा। अब रही बात उससे आगे की, यदि उससे आगे बढ़ता है जी, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है किसी दूसरे की मदद से, किसी दूसरे देश की मदद से वो आगे बढ़ सकती है ये लड़ाई। और वो आगे बढ़ेगी तो उसमें पाकिस्तान की मदद सिर्फ आज के सिनेरियो में सिर्फ चाइना ही मदद कर सकता है। जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पे हमारे विदेश मंत्रालय बहन सुषमा स्वराज जी ने और दूसरे हमारे नेताओं ने बहुत ही बढ़िया पहल की है, उनसे दोस्ती निभाई है, उनसे दोस्ती की बातें की हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि पाकिस्तान की मदद, देखिए आप एक और बात है इसमें, मैं आपको बता दूं, पीओके कभी भी चाइना नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत जीते, क्योंकि इससे हमारे अफगानिस्तान के साथ सीधे संबंध हो जाएंगे। इससे हमारे ईरान से जो हमारी तेल की पाइपलाइनें हैं वो जो है वो हमारे सीधे आ जाएंगी, तो हमारे को बहुत बड़ा फायदा है उससे। लेकिन किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहेगा जी, चाइना नहीं चाहेगा कि वो इसको जो है वो ये हमारे को मिले। इसलिए यदि चाइना मदद करता है तो मुझे फिर ऐसा लगता है यदि ये बढ़ती है बात तो ये वर्ल्ड वॉर लेवल तक जा सकती है ये बात। लेकिन निश्चित तौर पर भारत का 5 साल से बड़ा बच्चा और 80 साल का बूढ़ा भी राइफल उठाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बिल्कुल एक बच्चा, भारत का एक बच्चा भारत माता की आन बान और शान के लिए तैयार है। भारत सरकार के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है और इस बात के लिए
इस बात के लिए पाकिस्तान यदि मेरी आवाज सुन सकता है तो ये अपने जहन्नुम में बिठा ले कि यदि वो बर्बादी चाहता है तो इससे आगे एक भी स्टेप बढ़ाए, अदरवाइज विश्राम कर ले। हम किसी भी कंडीशन पर पहला वार नहीं करेंगे। यदि पाकिस्तान पहला वार करता है तो उसका अंत, उसका आखिरी वार भारत करेगा। ये मैं आपके माध्यम से भारत की जनता की आवाज, पाकिस्तान की आवाज, पाकिस्तान के आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं पहला वार क्या होता है, क्योंकि हम उनकी सीमा में दाखिल हो गए, वो हमारी सीमा में दाखिल हो गए और दोनों ने सीमाएं क्रॉस कर दी हैं। उसके बाद भी अगर हम कहें कि पहला वार वो करे कि पहला वार हम करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेजर आनंद सवरिया, मैं आपका रुख करूंगा इन तमाम चीजों के बीच। इमरान खान का बयान आया, वो अब ये कह रहे हैं कि चलिए, हमने पाकिस्तान के ऊपर वार नहीं किया, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। हमने पीओके में उनके जो ठिकाने हैं वो टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया है, पूरी दुनिया टेररिज्म से झेल रही है। ठीक है, हम शांति के, मेजर सवरिया मैं आपके पास आ रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि हमें बातचीत करनी चाहिए। आज जब ये स्ट्राइक हुई पाकिस्तान की तरफ से, जब जो हमारी जो एयर की जो सीमा है, वायु सीमा, जब उसको लांघने की कोशिश की गई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं इमरान खान, कहते हैं अब बातचीत करनी चाहिए। कश्मीर का जिक्र उन्होंने नहीं किया। आज पहली बार ऐसा था कि इमरान खान ने अपनी बातचीत में कश्मीर का जिक्र नहीं करके सीधे तौर पर यह कहा है कि हम दो देशों को बातचीत करनी चाहिए। किस तरह से लेंगे इस बयान को? शाकिर जी, मैं देखना चाहता हूं कि ये जो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये देख रहा हूं कि इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान जो है ना, ये तीसरी बार उन्होंने बात की है आज के बातचीत होनी चाहिए। और आपने बड़े क्लियरली बताया कि आज उसका स्टैंड और मेलो डाउन हो गया कि आज कश्मीर की बात नहीं की, आज उसने टेररिज्म की बात की कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्या तुमने बदल दिया परसों से, जब हमारी भारतीय वायुसेना ने पीओ जहां के वो ट्रेनिंग कैंप हैं, वहां ट्रेनिंग कैंपों को खत्म करने के लिए आप भी उतने ही लीलायत थी। आमिर ये खान साहब, आप भी उतने ही कोशिश कर रहे थे कि मैं भी इसके अगेंस्ट जाऊं। तो अब जब भारतवर्ष ने उन टेररिस्ट कैंप को खत्म करने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान के आपके करने के लिए किया है, तो आप तो हमें शाबाशी देनी चाहिए, भारतवर्ष को शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं शाकिर अली जी, पाकिस्तान एक अजीब तरह की कंट्री है। वहां स्टेक होल्डर प्रोमिनेंटली 3 है। कहने को वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इमरान खान की बपोती क्या है, इमरान खान का स्टेटस क्या है, ये जग जाहिर है। वहां 3 स्टेक्स हैं, ISI, इमरान एंड आर्मी। अब इमरान खान को वही बोलना पड़ता है जो कि आर्मी कहती है और वही करना पड़ता है। एक तरफ तो वह तीसरी बार कहते हैं कि अब भारतवर्ष से बातचीत करनी चाहिए। ओके, तो ये मैं पूछ ही चुका हूं कि अभी क्या उसने ऐसा एक्शन करके दिखाया कि भारतवर्ष उसकी बात के ऊपर यकीन कर पाए। एक तरफ से तो वो बातचीत की बात कर रहा है, और आज इमरान खान ने जैसे वो गलती पुलवामा में एक हुई थी, टेररिस्ट के द्वारा अति हुई थी, और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये अति हो गई है। जी शाकिर की दवारी है जी। मैं कर्नल एसके चहल के पास चलता हूं। मैं आऊंगा सवर जी आपके पास। चहल साहब, जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसे में अरुण जेटली का एक बयान आया है कि अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को लेकर अब्टाबाद में कार्रवाई कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। और स्थिति जब ये आ गई है कि एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में हमारा है, तो यहां से अगर हम इस तरह की बयान अगर सामने आते हैं या कोई इस तरह का एक्शन होता है, तो ये स्थिति क्या सीधे तौर पर हमें जंग की तरफ लेके जा रही है? शाकिर, एग्जैक्टली तो ये मैं नहीं बोल सकता कि जंग की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे और उनके एक्शन में फर्क है। कल जब हमारा एयर स्ट्राइक हुआ तो हमें ये अंदाजा था कि कोई ना कोई तो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान करेगा। अब उनमें फर्क देखना है। हमारी कार्रवाई जो थी वो मिलिटेंट कैंप्स के ऊपर थी। उन्होंने कल शाम को जो गोलाबारी की वो सिविलियन इलाके में की है। आज जब उन्होंने एक नोशनल सा अटैक किया, एयर स्पेस हमारा वायोलेशन हुआ दिन के टाइम में,
और 3 उनके F-16 एयरक्राफ्ट आते हैं जो कि न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, और हमारे MiG-21 जो कि हम फेज आउट कर रहे हैं उनसे उनका इंटरसेप्ट होता है, और हमारा एक MiG-21 एयरक्राफ्ट F-16 एयरक्राफ्ट को गिरा देता है। उसके बाद हमारा जो उसको पीछा करते हुए उनके एयर स्पेस में गया, या उसके बाद जो भी हो हमारा क्रैश हुआ एक MiG-21, और एक पायलट उनके पास पैराशूट से इजेक्ट करने के बाद उनके कब्जे में आया है। अब ये जेनेवा कन्वेंशन के तहत उनको हमारा डिप्लोमेटिक चैनल फॉलो करना चाहिए था, हमारे हाई कमीशन को बताना चाहिए था कि अब आपका वो उन्होंने फॉलो नहीं किया है। अब इसके बाद इमरान खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जिसमें आपने अभी बताया कि वो कश्मीर का नाम उसमें नहीं था जी। उससे पहले हमारे वित्त मंत्री की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो बोलते हैं कि अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में जाके मार सकता तो इसके आगे हम भी कुछ कर सकते हैं, और भारत ने ये दिखा दिया कि हम करने के लिए तैयार हैं और किया भी है। तो इसमें युद्ध की तरफ जाने की मुझे संभावना नहीं नजर आती। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत के साथ युद्ध कर पाएगा, ना उनको इकोनॉमी उनको अलाउड करती है, ना उनकी फोर्सेज तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि उनके एयरफोर्स की तैयारी क्या है। F-16 विमान को हमारा MiG-21 एयरक्राफ्ट गिरा सकता है, तो आप कंपैरिजन देख लो क्या हो सकता है। हमारे अभी तो दूसरे एयरक्राफ्ट आए नहीं, अगर वो आते तो वो क्रॉस भी नहीं कर पाते। और वायोलेशन कितना हुआ, 2 मिनट्स 1 मिनट का वायोलेशन, खाली जगह में 4 बम गिरा के भाग गए हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन तैयारियां क्या हैं और उनकी क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ये कर सकता है युद्ध। जी, हमारे साथ ब्रिगेडियर A.K. मेहदी रत्ता और हमारे साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद महाजन भी जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर महाजन, मैं आपके पास आऊं, जिस तरह से एक पायलट हमारा पाकिस्तान के कब्जे में है और विदेश मंत्रालय की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जिस तरह से तमाम चीज़ों से वो नाम भी सामने आ गया है कि कौन से पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मुझे लगा कि हमें शायद नाम बताना चाहिए था कि किस पायलट का अंदेशा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। हम लोगों ने नाम नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि एक पायलट मिसिंग है। इसको लेकर मैं आपसे ज़रूर कमेंट चाहूँगा, और क्या कुछ अब कार्रवाई आगे भारत को करनी चाहिए पायलट को वापस देश लाने के लिए? देखिए, सबसे पहले जो कल सुबह हमने पाकिस्तान के बालाकोट एरिया और दूसरे एरिया पे एयरफोर्स ने अटैक किया था, वो एक अपने टेररिस्ट कैंप्स के लिए किया गया था। ठीक। वेयर जो आज उन्होंने किया है वो भारत की मिलिट्री पे एक्शन लिया है, भारत की एयर स्पेस को वायलेट करके एक्शन लिया है। नाउ जब ये डॉग फाइट होती है जी प्लेन्स के बीच में, फाइटर्स के बीच में, तो पॉसिबल है कि किसी का एयरक्राफ्ट गिराया जा सकता है दूसरे का एयरक्राफ्ट, एंड ये बिल्कुल LOC के पास हुआ था। तो इसलिए जब हमारे पायलट ने इजेक्ट किया है, वो पायलट POK में जाके लैंड किया है। ठीक। पाकिस्तान ने ठीक है उनको कैप्चर कर लिया है। नाउ ये हमारा हक बनता है और पाकिस्तान की ड्यूटी बनती है कि वो हमारे गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक चैनल से इमीडिएटली इन्फॉर्म करे कि उस कौन सा पायलट है, उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं, और वो उसको जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक पूरी सेफ कस्टडी में रखा जाए। आपको याद दिलाना चाहता हूं 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट निचिकता, वो इसी तरह जो उनका प्लेन था वो उधर गिराया गया था, वो इजेक्ट किए थे और उन्होंने उनको पर्टिकुलर्स एकदम भेज दिए थे और 6 दिन के बाद उनको रिलीज भी किया था। ठीक। इसलिए आज भारत ने, जब वो MEA की कॉन्फ्रेंस हुई, दे वांटेड द कंफर्मेशन फ्रॉम पाकिस्तान कि कौन है, क्या उसके पर्टिकुलर्स हैं, एंड चाहे इंटरनल सोर्सेज से हमको पता लग जाता है, लेकिन उनकी ड्यूटी है कि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक भारत को इन्फॉर्म करे। और थोड़ी देर पहले हमें यह भी पता है कि विदेश मंत्रालय ने उनके जो उच्च आयुक्त हैं हैदर शाह जी, उनको ऑफिस में बुलाया है, MEA में बुलाया है, और उनके पास इन चीज़ों की क्वेरी की जाएगी और साथ में अपना रोष प्रकट किया जाए। बिल्कुल ब्रिगेडियर मेहदी रत्ता, आपको भी इस चर्चा में जोड़ूं। जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, उसमें ये लगा कि
एक सिविल ड्रेस में जो ऑफिशियल थे विदेश मंत्रालय के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। साथ में सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, क्योंकि ये साफ संदेश शायद ये था कि हम जंग के अभी उसमें नहीं है। अगर जंग होती तो शायद जो ड्रेस में सेना का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको एड्रेस करता। संदेश साफ था कि भारत जंग के लिए नहीं कर रहा, ये टेररिज्म को खत्म करने के लिए वो मॉड्यूल को, उन तमाम लोगों को जो आइसोलेट करने की कोशिश थी जो भारत में आके इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। संदेश क्या पाकिस्तान तक पहुंचा? क्योंकि इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहीं ना कहीं वो तमाम चीजों को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दे। उन्हें ये लगा कि चलिए आपने स्ट्राइक की, हमने भी कर दी, हमारे यहां एक संदेश चला गया, इमरान खान थोड़ा मजबूत हैं, अब बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इससे आगे बढ़ना पाकिस्तान की हद में नहीं है। देखिए जी, ऐसा है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदेश मंत्रालय की, उसमें हमारे वायुसेना के एक सीनियर अधिकारी थे, लेकिन वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की, सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है युद्ध की, ना पाकिस्तान से ना हमारे से। बिल्कुल। और ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम युद्ध का नाम नहीं दे सकते। रही इमरान खान साहब की स्टेटमेंट की बात, तो हमको कभी इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम 65 का इतिहास देखें, हमने बातचीत की युद्ध के बाद और हमने उनको हाजी पीर पास वापस कर दिया। 1971 में वार्ता की, 96,000 कैदी वापस कर दिए। इस बारी मुझे पक्का विश्वास है भारत की सरकार ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे कि हम दोबारा उन्हीं के माया जाल में फंसकर, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर दोबारा बातचीत के चक्कर में फंस जाएं। हमें इस बारी अपनी टर्म्स और कंडीशन पे ही इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अब युद्ध बंद कर दीजिए, आप अपना प्रेशर बना के रखें, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, हर तरीके से आप अपना प्रेशर बना के रखें, ताकि पाकिस्तान को अब आप अपनी शर्तों पर मनाएं और एक वंस फॉर ऑल इस जो दुविधा कश्मीर की जो प्रॉब्लम चल रही है टेररिज्म की, इसको खत्म किए बगैर इस बारी उनको लूज रोप ना दी जाए। यही मेरा विचार है। ब्रिगेडियर महाजन, मैं आपको एक बार एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से चाइना और नेपाल दोनों की तरफ से अभी जो रिसेंट जो अभी स्टेटमेंट आया, उसमें दोनों की तरफ से कहा गया है कि शांति बनी रहनी चाहिए, युद्ध की स्थिति ना बने। ओआईसी को लेकर जो बात थी, इस्लामिक देशों के जो ग्रुप की बात थी, उसकी तरफ से ट्वीट जो हुआ उसमें यह तो कहा गया है कि भारत की तरफ से जो स्ट्राइक हुई है उसका वो कंडेम उन्होंने कर दिया है। अब हमारी तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कौन जाएगा उस बैठक में, क्योंकि हमें बुलाया गया है, हमें वहां जाना है। पाकिस्तान लगातार ये कहा है कि अगर भारत आएगा तो हम लोग नहीं आएंगे, वो उस बैठक में नहीं मौजूद होंगे। ऐसे में ट्वीट अगर ओआईसी की तरफ से आता है कि वो कंडेम करते हैं भारत की कार्रवाई को, तो किस तरह से लेंगे इसे, किस तरह से जवाब देना चाहिए भारत को? देखिए जी, जहां तक नेपाल और चाइना का सवाल है जी, और बाकी देशों का सवाल है जी, वो सब भारत के साथ है। ठीक, हमारा जो इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ था और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग दूसरे देशों के साथ है, उसके मुताबिक ये हमारी जो समझदारी के एक्शन थे जी, और प्राइम मिनिस्टर की अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, यहां तक कि चाइना ने जो नॉर्मली हमारे अगेंस्ट बोलता रहता है, इस बार बिल्कुल नहीं बोला है। ठीक, जहां तक जो आपका दूसरा सवाल था ओआईसी के बारे में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें भारत कभी इनवाइट नहीं किया जाता है जी, लेकिन इस बार पहली बार अब बहुत सालों के बाद एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी को इनवाइट किया गया और वो एज ए स्पेशल गेस्ट जा रही हैं जी। ठीक है, उन्होंने भारत के एक्शन को कंडेम किया। इसकी पूरी सोच विचार पूरी तरह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होगी कि इसके मुताबिक जो उन्होंने किया इसका कैसे एक्शन दिया जाए, कैसे जवाब दिया जाए, ताकि उनको भी अपने साथ रखा जाए। तो खास मेहमानों के साथ चर्चा को हम बढ़ाए हुए हैं आगे, और ये तमाम स्थिति पर हम नजर बनाएं। पूजा सूरी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सूरी जी, जिस तरह से आज 21 विपक्षी दलों ने बैठक की और तमाम स्थिति पर उन्होंने कहा है कि हम देश के साथ खड़े हैं, और जो हमारे एक पायलट मिसिंग है उनकी वापसी के लिए भी उन्होंने कहा है कि कोशिश करनी चाहिए, विपक्ष साथ में है। आगे क्या होने वाला है कि सरकार के स्तर पर, क्योंकि
सुबह जिस तरह से कुछ एयरपोर्ट से फ्लाइट्स को रोका गया था, उसके बाद फिर शुरू किया गया। हाई अलर्ट पर है तमाम जो बॉर्डर के आसपास के शहर हैं, उन तमाम राज्यों में भी हाई अलर्ट है। एयरपोर्ट से खासतौर पर उस अलर्ट को वापस लिया गया। पहले 3 महीने का कहा गया कि 3 महीने तक की ये हो सकता है कि उड़ान ना हो, लेकिन अब उसे वापस लिया गया। क्या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं? किस तरह से आगे सरकार के स्तर पर काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूं। जिस प्रकार से उन्होंने कल की एयर स्ट्राइक्स करके आतंकवाद की जड़ पर सबसे गहरा प्रहार किया है। 1971 के बाद ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर हमने उनके आतंकी जितने संगठनों के आतंकी वहां पे उनके अड्डे बने हुए थे उनको ध्वस्त किया है। अपने आप में ये बहुत ही निर्णायक कदम है और बहुत ही सोच विचार करके इसमें 12 दिन का हमने समय लेके पुलवामा आतंकी हमले के बाद तब हमने ये एक्शन लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी सभी देशवासियों को भी कि जिस प्रकार से हमने 40 शहीद हुए जवानों का हमने उनसे अपना हिसाब उनको दिया है और उनको सही ढंग से श्रद्धांजलि कल मिली है। धन्यवाद देना चाहूंगी दिल की गहराइयों से सेना और वायुसेना के वीर हमारे सैनिकों को भी, जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और दुश्मन के वहां पे जाकर अंदर पाकिस्तान में किस प्रकार से आतंकी अड्डों को उन्होंने ध्वस्त किया, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को उन्होंने स्वीकारा और उस प्रकार से उन्होंने उसको मुकम्मल किया। इसके लिए भी दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद पूरे देशवासियों की तरफ से देना चाहती हूँ। बाकी आप बात कर रहे हैं आगे की कार्रवाई की, तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पे किस प्रकार से गोलीबारी करनी कल से शुरू की हुई थी और आज हमारे एयर स्पेस को भी वायलेट करते हुए जिस प्रकार से वो अंदर आए और उनके F-16 को ध्वस्त किया गया। तो ये सारी कार्रवाई अभी चल रही है और इसमें बहुत ही हाई लेवल मीटिंग्स पे जिसमें सेना के पदाधिकारीगण, प्रधानमंत्री जी और रक्षा विशेषज्ञ और डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो जो भी इसमें हर तरीके का देखिए पॉइंट ऑफ व्यू देख के ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बाकी मैं ये नहीं इस टाइम पे कह सकती कि हम वॉर की तरफ जा रहे हैं, जैसे आदरणीय ब्रिगेडियर साहब अभी कह रहे थे जी, बिकॉज वॉर इज अगेन, आई कीप रिपीटिंग इन ऑल माई शोज दैट वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट। तो वॉर की तरफ हम नहीं बढ़ रहे, लेकिन अपने घर को संभाल के रखना और दुश्मन के वहां चौकन्नी नजर रख के बनाए रखनी, ये बहुत जरूरी है। लेकिन वॉर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं? फिर हम आज कार्रवाई कर रहे हैं, अब पाकिस्तान ने दोबारा कार्रवाई करी, अब हम उसका फिर जवाब दें। स्थिति तो ये वॉर की तरफ ही बढ़ती हुई दिख रही है ना। क्या शांति का रास्ता, जो इमरान खान की अपील भी आई 2-3 बार और जिस तरह से हम लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संदेश दे दिया है कि ये अभी वॉर की स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारा अभी विदेश मंत्रालय ही तमाम चीजों पे ब्रीफ कर रहा है। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? देखिए, मैं अभी यही आपको बात रिपीट कर रही हूँ कि हमारी जैसे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, आपने देखा है सुषमा जी ने आज भी ट्राइलेटरल जो ये मीटिंग हुई रशिया, चाइना और इंडिया की, उसमें किस प्रकार से उसमें किस प्रकार से हमने अपना पक्ष रखा और पुलवामा के आतंकी हमले के बाद हमने जिस प्रकार से अपने सैनिकों का शहादत जिस प्रकार से हमने देने की सोची थी, हमने वो एक्शन लेना जरूरी था और उसको जस्टिफाई भी किया और हमें उन कंट्री से सपोर्ट भी मिल रही है। तो ये सुषमा स्वराज जी ने जिस प्रकार से वहां पे आज अपना पॉइंट रखा है और हमें जो अच्छा रिस्पांस पूरा इंटरनेशनली आ रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से आ रहा है, तो हम कूटनीति से भी देखिए साथ साथ 3 एक्शन जैसे कहते हैं, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकल और मिलिट्री एक्शन, हम सब पे काम कर रहे हैं और हमें चारों तरफ से अच्छा रिस्पांस आ रहा है और हम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस प्रकार से दबाव बनाकर पाकिस्तान को हमने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है, ये सभी उसी के अंतर्गत ही हो रहा है। ठीक है, अनिल गौतम जी आपको जोड़ूं, विपक्षी दलों की बैठक हुई, उस पर साफ तौर पर राहुल गांधी भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया और उन्होंने उसके बाद स्टेटमेंट भी जारी हुआ और साफ तौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि इस स्थिति पर सरकार के साथ वो खड़े हैं
और जो भी स्थिति बनेगी विपक्ष साथ में हो, कोई भी राजनीतिक गतिविधियां जिस तरह से आप लोगों का स्टैंड मैं उसे शाबाशी ही दूंगा, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन से प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी रद्द हुई और आज ये भी खबर आई कि राहुल गांधी ने जो कांग्रेस की आपकी अहमदाबाद में रैली होने वाली थी वो भी आप लोगों ने रद्द कर दी है, बैठक नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी इस वक्त रोके हुए हैं? तमाम चीजों के बीच अब विपक्ष के तौर पर सरकार के साथ आप खड़े हैं, क्या कुछ राय देंगे? क्योंकि सत्ता में आप लोग लंबे समय से रहे हैं, आप लोगों के पास भी अनुभव है किस तरह से तमाम चीजों से टैकल किया जा सकता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरी बहन पूजा जी बैठी हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो हम जो हमारे सैनिक वहां गए, जो वायुसेना के हमारे सैनिक ने इतना जाबाज तरीके से पाकिस्तान का आतंकवादियों का कैंप डिस्ट्रॉय किया, मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल, बहन जी ने सबसे बाद में उनका नाम लिया, लेकिन मैं सबसे पहले उन जाबाजों को सलाम करता हूं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी को गर्व है कि हम एक ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहां हमारे जाबाज लगातार अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। देखिए, हमारा स्टैंड कांग्रेस का पहले से ही ये तय है कि जिस दिन भी ये हमला हुआ पुलवामा वाला, तभी हमारी सारी राजनीतिक गतिविधियां हमने बंद कर दी और हमारी सारी मीटिंग्स रैलियां सब हमने पोस्टपोन कर दी। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि हम कांग्रेस पूरी तरह सरकार और सेना के साथ है। हमारा मकसद है हमारे देश में शांति होना और सबसे बड़ा मकसद है हमारे सैनिक जो लगातार पिछले 5 सालों में अगर आप देखें आंकड़े उठाएं तो सबसे ज्यादा अगर शहादत सैनिकों को मिली कश्मीर बॉर्डर पे तो पिछले 5 साल में मिली। उसका कारण जरूर कहीं ना कहीं हमारा लचीलापन रहा। जो कदम हमने अब उठाया, मुझे लगता है अगर हम कुछ पहले उठाते तो शायद हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद होने से बच जाते। लेकिन क्योंकि समय अब एकजुटता का है, समय राष्ट्रीयता का है, अखंडता का है, तो मैं राजनीतिक बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पूरी तरह सरकार और सैनिकों के साथ खड़ी है और हम आगे भी, क्योंकि इसमें कहीं भी दो राय नहीं है कि ऐसे समय में पार्टी और राजनीति बंद करनी चाहिए, और हम उसको कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पुलवामा में जो 40 सैनिक मिले, मैं सरकार से ये गुहार लगाऊंगा कि हम उन्हें सैनिकों का, जो उन सैनिकों को शहीद का दर्जा मिले। पहला मिलिट्री फोर्सेस को अभी सैनिकों को शहीदों का दर्जा नहीं है, लेकिन हमें उन्हें सैनिकों को शहीदों का दर्जा देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके परिवार को आगे पूरी तरह मदद करे सरकार। ठीक है, पूजा जी आप कमेंट कीजिए, मुझे उसके बाद ब्रिगेडियर मेजर के पास जाना है। मैं अपने भाई की बात का उत्तर जरूर देना चाहूंगी, जिन्होंने ये बोला है कि मैंने सैनिकों का नाम नहीं लिया। मैं सैनिकों को शत नमन करती हूँ। मैं सैनिकों को, अरे आप बात तो सुनिए, मैंने ये कहा कि आपने सबसे लास्ट में पहले मोदी जी को बधाई दी, सरकार को बधाई दी। मैंने सबसे लास्ट क्या किया? मैं तो सीरीज में चलूंगी। सबसे पहले सैनिकों को बधाई देनी चाहिए, वायुसेना के उन जाबाज मैं तो बधाई तो प्रधानमंत्री जी को दे रही हूँ, सैनिकों को शत नमन कर रहे हैं हम, जिन्होंने करा है। उसके बाद आप तो इस बारे में बात भी मत करिए, आपने तो पिछली बार सर्जिकल आप दोनों के बीच में कर्नल आपके पास आ रहा हूँ। कर्नल आप कुछ कहना चाह रहे थे? दोनों फेडर डाउन कर दिए जाए, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के फेडर डाउन कर दिए जाए, इन दोनों की आवाज को नहीं सुनना चाहिए। कर्नल मैं आपके पास जा रहा हूं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के फेडर डाउन। ठीक है कर्नल, मैं आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल कर्नल, आपकी आवाज जा रही है, बस आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, कर्नल की आवाज जा रही है। कर्नल जी, कर्नल, पाकिस्तान के हालात ये हैं कि वो आज के हालात में वो युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कैपेबल नहीं है। ठीक है, और हमें यह ध्यान चौकन्ना रहना होगा कि वो कोई सॉफ्ट टारगेट को अटैक कर सकता है। हमें अपने अंदरूनी हालात पे ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान इस आज की तारीख में लड़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो सॉफ्ट टारगेट पे स्ट्राइक करता है। इसके लिए हमें बिल्कुल चौकन्ना देश के अंदर रहना होगा। बिल्कुल। मेजर सावरिया, आपका कुछ कमेंट मैं चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं एक एक करके कमेंट ले रहा हूं। सुना जी, आपका सवाल नहीं सुना मैंने शाकिर जी। मेजर, इस स्थिति में क्या कुछ अभी हमें सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि इनडायरेक्ट जो लड़ाई है वो पाकिस्तान लगातार लड़ रहा है भारत से। बिल्कुल बिल्कुल शाकिर जी, देखिए हम लोग पूरी सावधानियां, बस इतना ही करना है कि अब ये जो पाकिस्तान का झूठा प्रपंच है, सबसे बड़ी सावधानी यही है कि इसके बुलावे में ना आ जाए हम। आज अभी ने जिक्र किया कि वित्त मंत्री जी ने एक बात कही कि बिन लादेन को किस तरह से एबटाबाद में नास्ते नाबूद किया था, और उसके साथ ही मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं मिस्टर ट्रंप का, जबकि ये सब तैयारी हो रही थी,
तो ही सेड समथिंग वेरी बिग इज गोइंग टू हैपन। अब देखिए ये जो टेररिज्म है इससे सिर्फ भारत ही सफर नहीं कर रहा, सारा वर्ल्ड इससे सफर कर रहा है। और आज 48 कंट्री हमारे साथ है कि इस टेररिज्म। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब भारतवर्ष ने जो ये स्टेप लिया है वो सारी इंटेलिजेंसिया मिलकर के इस स्टेप को भारत दुनिया से इस टेररिज्म को नास्ते नाबूद करेगा और उसका सेरा भारतवर्ष के सर पे आएगा। ठीक है ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन, जिस तरह से अब ये स्थिति है, हम तमाम पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन स्थिति को समझना होगा। जिस स्थिति में अब दुश्मन देश भी है वो भी एक तरह से वो ये चाह रहा है कि कोई भी मौका हो वो उसका बदला ले। अब चाहे वो उस स्थिति में हो या ना हो, वो हमें कमजोर दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर वो कुछ भी करता है तो उससे कैजुअलिटी हमारी तरफ भी होती है। ऐसे में क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार बन रहा है, तमाम फेक चीजें इससे सर्कुलेट की जा रही हैं और माहौल को बनाया जा रहा है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले जो एक प्रवक्ता ने बताया कि ये पिछले 5 साल से हो रहा है, नहीं, ये पिछले 32 साल से हो रहा है। 1987 में स्टार्ट हुआ था और गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान जो हमने किया था वो हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे किया था। ठीक है। क्योंकि वो टेररिस्ट हमारे एरिया में आके हमारे फोर्सेस के साथ गलत एक्शन दे रहे थे। ठीक है। वेयर जो पाकिस्तान ने आज किया है वो एक मिलिट्री एक्शन गिना जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसे कैंप नहीं है जी। अब इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज हम एक वीकलिंग गिने जाएंगे। ठीक है। वो जवाब कैसे होगा, कब होगा, वो टाइम अभी डिसाइड करेगी, लेकिन वो एक्शन फिर जल्दी होगा, बट मेकिंग श्योर दैट वी डोंट गो टू वॉर। ठीक है। विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास समय कम है, बहुत संक्षिप्त में 10 सेकंड में आपका भी कमेंट चाहूंगा कि आखिर इस स्थिति में अब आगे का क्या मूवमेंट हो सकता है, किस तरह से आगे की रणनीति हो सकती है। सर मैं ये मानता हूं जी कि लड़ाई जब होगी तो दोनों देशों का नुकसान होगा। ठीक है। पाकिस्तान तो मिट ही जाएगा, नुकसान हमारे को भी 20-30 साल हम भी पीछे चले जाएंगे। ठीक है। आज पाकिस्तान के पास तेल भी भरने के लिए, उनके जहाजों में तेल भरने के लिए ईंधन नहीं है, उनके पास आर्म्ड एम्यूनिशन नहीं है। तो जैसे कि अरुण जेटली जी ने कहा है कि हम सक्षम हैं, 100% सक्षम हैं हम पाकिस्तान के अंदर तक जाकर के उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये मैसेज हम क्लियर कट दे देंगे कि भारत की माटी को जो मैली करना चाहेगा उसकी चमड़ी उधेड़ करके हवा में लहराई जाएगी। कमांडर समय कम है मेरे पास, माफी चाहूंगा, आपको यहां रोकना पड़ेगा मुझे। ब्रिगेडियर मेजर दत्ता, इन तमाम स्थिति के बीच जो पायलट अभी पाकिस्तान के कब्जे में है हमारे, उनको किस तरह से और क्या कुछ हो सकता है कि उन्हें हम वापस लाएं, ये प्रोसेस कितना लंबा हो सकता है और कितनी जल्दी हम इसे उन्हें ला सकते हैं। देखिए जी, आज जो पायलट पाकिस्तान की सेना ने कैप्चर किया है पीओके में जो क्रैश हुआ था, पहले तो ये मैं इस बात को मान के राजी नहीं हूं कि वो डॉग फाइट से मरा है। ठीक है। पायलट का जो क्रैश हुआ है वो हुआ है अपने किसी और टेक्निकल कारण से हुआ है, वो डॉग फाइट से वो नहीं हुआ। ठीक। दूसरा, उसको लाने के लिए अभी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि उनकी वो कस्टडी में है, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया हुआ है। तो उसको वो, जहां तक मेरा ख्याल है, उन्हें अभी डिप्टी हाई कमिश्नर को भी बुलाया था पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने, उसमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि उसको लाने के लिए एट द अर्लीस्ट कार्रवाई की जाएगी। जैसे कारगिल में 8-10 दिन में आ गया था, यहां भी अगर 8-10 दिन नहीं तो जल्दी से जल्दी उसको लाएंगे। पहले भी केसेस हुए हैं, गलती से लोग चले गए, लाए जाते हैं वापस। ठीक है ब्रिगेडियर, बहुत संक्षिप्त 2 सेंटेंस ऐड कर दूंगा। 2 तरीके होते हैं जो हमारा सोल्जर पाकिस्तान की कस्टडी में हो। फर्स्टली वो प्रिजनर ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जाता है और उसको वापस लाने के 2 तरीके हैं, या तो पाकिस्तान डायरेक्टली हैंड ओवर कर दे या आईसीआरसी के थ्रू दिया जाए, दैट इज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है। दोनों मेथड्स पास में
एप्लीकेबल हुए हैं और अब इस हालत में भी हो सकते हैं। ठीक है पूजा जी, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा क्योंकि अब स्थिति ये नहीं है कि हम आरोप प्रत्यारोप लगाएं, हमें अब ये इस स्थिति में देश के अंदर की स्थिति को भी संभालना है और दुश्मन को जवाब भी देना है। फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे। फाइनल कमेंट्स में मैं यही कहना चाहूंगी कि बाहर के दुश्मन को तो संभाल रहे हैं और संभालेंगे जी, लेकिन अंदर के दुश्मन को परखना देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कहकर कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं जी, तो उसको सही मायने में साथ खड़ा भी होना चाहिए दूसरी पार्टियों को। देखिए मैं ये कहना चाहती हूं कि ये कहकर कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिकरण ना किया जाए, उसके साथ सही मायने में खड़ा होना चाहिए। और इसके अंदर मैं ये एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी में बोला जाता है कि स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ठीक है, सो नेशन फर्स्ट, इसी भाव के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम उन्हीं की नीति को फॉलो कर रहे हैं। फाइनल कमेंट। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहन जी राजनीतिकरण कभी भी सेना या इस तरह के मुद्दों का नहीं होना चाहिए। कांग्रेस हमेशा से, चाहे आजादी की लड़ाई लड़ी हो, चाहे कभी भी लड़ाई रहा, कांग्रेस हमेशा इस देश की सेना के साथ रही है और सरकार को हमने अपना वो दिया हुआ आश्वासन कि अगर कांग्रेस को कहीं भी कांग्रेस की जरूरत है, अगर मोदी सरकार को, तो हम उनके साथ है, किंतु जी सैनिकों पर राजनीतिकरण ना किया जाए। ठीक है, आगे इलेक्शन आने को है, इसका राजनीतिकरण करके सैनिकों की मौत का, शहीदों का फायदा उठाने की कोशिश। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में बनने के लिए। अनिल गौतम जी आपका बहुत शुक्रिया, पूजा सूरी जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर मोहन महाजन आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर के महेंद्र दत्ता जी आपका ही बहुत शुक्रिया, विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेजर आनंद सावरिया आपका बहुत शुक्रिया और कर्नल एस.के. चहल साहब आपका ही बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए तो स्थिति यह है कि हमें एकजुट होकर पाकिस्तान का मुकाबला भी करना है, तमाम संदेश भी देने हैं उस दुश्मन देश को कि आखिर भारत की तरफ अगर वो आंख उठा के देखेगा तो उसका जवाब भी भरपूर मिलेगा। साथ ही हमें अपने भीतर भी राजनीतिक अंतर विरोध के बावजूद एक साथ खड़े होना है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसे भी रोकना होगा। राजनीतिक गतिविधियां किसी पार्टी ने जिस तरह से कहा जा रहा था कि हम राजनीति ना करें, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं और राजनीतिक गतिविधियों के जरिए तमाम चीजों को साधा भी जा रहा है। आगे इलेक्शन भी है, राजनीतिक दलों को यह भी पता है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि जिस तरह से यह स्थिति राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बनाई जाती है, उसे बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हमारी जनता भी जागरूक हो, यह समझे कि कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक नेता इन तमाम चीजों को इलेक्शन के लिए यूटिलाइज कर रहा है।